गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। SPN सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे नया चैप्टर स्टार्ट, सॉल्यूशन, विलयन। सबसे पहले विलयन। विलयन में दो चीज है, एक विलय, एक विलायक। विलय जो घुलता है, विलायक जो घोलता है। विलय की मात्रा हमेशा कम होती है और विलायक की मात्रा हमेशा ज्यादा होती है। जो ज्यादा होगा वो विलायक का काम करेगा और जो कम होगा वो विलय का काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक गिलास पानी में, एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डाल दी, चीनी डाल दी, घोल दी जाए तो विलयन बन जाएगा। बना विलयन तो है चीनी का विलयन, और पानी ज्यादा मात्रा में है जो किसका काम करेगा, विलायक का, और चीनी किसका काम करेगी, विलय। अब हमारे पास बात आती है विलयन के प्रकार। टाइप ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के प्रकार अलग अलग आधारों पर निर्धारित है। पहला, घटक के आधार पर। इसमें नंबर 1, द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन का मतलब है हमारे पास जिसमें केवल 2 ही अवयव हों, 2 ही अंग हों। फॉर एग्जाम्पल, विलय प्लस विलायक। इसमें विलय भी एक प्रकार का हो और विलायक भी एक प्रकार का हो। दूसरा है हमारे पास त्रिअंगी विलयन। जैसे द्विअंगी विलयन में 2 अवयव, 2 घटक, 2 अंग थे, एक विलय एक विलायक। उसी प्रकार से त्रिअंगी विलयन में 3 घटक, विलय, विलय प्लस विलायक। मतलब कि इसमें 2 प्रकार के विलय हों और 1 प्रकार का विलायक हो तो बनता है हमारे पास त्रिअंगी विलयन। इसी प्रकार से इनको आगे भी कर सकते हैं, चतुरंगी, पंचअंगी। उनमें विलय की संख्या बढ़ती जाएगी और विलायक एक ही रहेगा। विलय के प्रकारों में हमारे पास दूसरा आधार है विलय के मात्रा के आधार पर। इसमें नंबर 1, संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन वे विलयन जिनमें विलय निश्चित मात्रा में घुला हो। जितना घुला होना चाहिए उतनी मात्रा में विलय अगर घुला हो तो संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे हम 1 कप चाय में 1 चम्मच चीनी डालकर पीते हैं, अगर हमें वही मिली जाए तो बनता है
संतृप्त विलयन। दूसरा है हमारे पास असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलय निश्चित मात्रा में ना घुला हो, असंतृप्त विलयन कहलाता है। जितना घुला होना चाहिए उतना अगर ना घुला हो तो असंतृप्त विलयन कहलाता है। तीसरा हमारे पास है अति संतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलय एक निश्चित मात्रा से ज्यादा मात्रा में घुला हो, ऐसा विलयन हमारे पास अति संतृप्त विलयन कहलाता है। अति संतृप्त विलय अपेक्षा से ज्यादा मात्रा में घोल दिया जाए तो वो होता है हमारे पास अति संतृप्त विलयन। तीसरा आधार है हमारे पास विलय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार जैसा पहले बताया कि विलय की मात्रा बहुत कम होती है और विलायक की मात्रा ज्यादा होती है। इस प्रकार में हम विलय और विलायक की भौतिक अवस्था की बात कर रहे हैं। पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं द्रव, गैस और ठोस हो सकती हैं। उनके आधार पर हम विलयन के प्रकार की बात करेंगे। विलय की अवस्था और विलायक की अवस्था कैसी हो और विलयन कैसा बनेगा उसकी बात करेंगे। विलय कम मात्रा में है इसलिए हम विलय की भौतिक अवस्था को स्मॉल लेटर से शो कर देंगे, और विलायक ज्यादा मात्रा में है इसलिए हम विलायक की भौतिक अवस्था को कैपिटल लेटर से शो कर देंगे। विलय और विलायक इनकी भौतिक अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। विलय की अवस्था, विलायक की अवस्था और बनने वाले विलयन, कैसा विलयन बनेगा, आम बोलचाल की भाषा में हम उसे कैसे कहेंगे भी कैसा विलयन है ये। इसमें पहला विलय की भौतिक अवस्था गैस है। मैंने स्मॉल लेटर से शो करा है, स्मॉल लेटर से इंडिकेट करा है इसको कि विलय की भौतिक अवस्था गैस है और विलायक की भौतिक अवस्था भी क्या हो, गैस। विलय कम मात्रा में था, मैंने स्मॉल लेटर से शो कर दिया। विलायक ज्यादा मात्रा में था, मैंने कैपिटल लेटर से शो कर दिया। विलय की भौतिक अवस्था भी गैस, विलायक की भौतिक अवस्था भी गैस। मीन दो गैसों का मिश्रण, दो गैसों का मिश्रण। तो बना हुआ विलयन कैसा हो गया, दो गैसों का मिश्रण। विलय की भौतिक अवस्था क्या है, सॉलिड, और विलायक की भौतिक अवस्था क्या है, गैस। विलय की भौतिक अवस्था क्या है, गैस, और विलय की भौतिक अवस्था क्या है, सॉलिड। चौथी बात करें अपन, विलय की भौतिक अवस्था लिक्विड, विलय की भौतिक अवस्था लिक्विड, कैपिटल एल, दोनों ही लिक्विड है, मतलब दो द्रवों का मिश्रण। पांचवी बात करें हम, सॉलिड, और ये रखा अपन ने लिक्विड। जब इसको लिक्विड रखा है, विलायक द्रव अवस्था में है, विलय सॉलिड अवस्था में है, इसकी बात कर सकते हैं हम पानी में बर्फ का टुकड़ा। छठी बात करें अपन, गैस, ये लिक्विड, द्रव ज्यादा मात्रा में है, लिक्विड ज्यादा मात्रा में है, कुछ मात्रा में हमने उसके अंदर गैस घोल दी। सातवीं बात करें अपन, फिर ये लिक्विड, ये सॉलिड, सॉलिड में सॉलिड विलायक है
लिक्विड विलय है, विलय को सॉलिड में घोलना है, द्रव को ठोस में घोलना है। इसका एग्जांपल है हमारे पास पिघली हुई बर्फ। बर्फ के अंदर जब कुछ मात्रा में पानी हो तो ये इसका एग्जांपल है। आठवीं बात करें हम, आठवीं बात है हमारे पास ये सॉलिड, ये सॉलिड, दोनों ही सॉलिड है, विलय भी सॉलिड कम मात्रा में, विलायक भी सॉलिड ज्यादा मात्रा में, दोनों ही सॉलिड है। इसका एग्जांपल है हमारे पास दो धातुओं का मिश्रण। नौवीं बात करें, ये गैस विलय गैस है, विलायक सॉलिड है, विलायक सॉलिड है। ठोस अवस्था में गैस अवस्था को घोलना है, ठोस अवस्था में गैस अवस्था को घोलना है। इसका एग्जांपल है हमारे पास स्टोन, नग जैसा मैंने पहन रखा है, पत्थर, इसके अंदर कुछ मात्रा में गैस है जिस कारण से ये फूल गया। इसका एग्जांपल। अब हम आगे बात कर रहे हैं सांद्रता की। क्या है ये सांद्रता? विलायक की, कोई भी विलायक, फॉर एग्जाम्पल पानी, विलायक की निश्चित मात्रा में घुली विलय पदार्थ की मात्रा, विलय जो विलायक में हमने घोला है, फॉर एग्जाम्पल के लिए कि हमने पानी में चीनी घोली है। दोबारा रिपीट करते हैं, विलायक की निश्चित मात्रा में घुली विलय पदार्थ की मात्रा, विलायक की निश्चित मात्रा में घुली विलय पदार्थ की मात्रा, उसकी क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? सांद्रता, कंसंट्रेशन कहलाती है। सांद्रता का मापन भी हम किसी विलयन में कितना विलय घुला है या किसी विलयन को सही बनाने के लिए कितना विलय घोलेंगे, इस बात का मापन, मेजरमेंट कैसे करें। जैसे हम अपने घर में सब्जी बनाने के लिए एक फिक्स मसाले डालते हैं, भी 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, तो मेजरमेंट के लिए हमने प्रयोग करा चम्मच का, भी इतनी क्वांटिटी में डालनी है। उसी प्रकार केमिस्ट्री में किसी भी विलयन बनाने के लिए हमारे को क्या चाहिए? उसकी सांद्रता का मापन चाहिए। केमिस्ट्री का सबसे बड़ा आधार है कंसंट्रेशन, सांद्रता का मापन, कंसंट्रेशन मेजरमेंट कैसे करते हैं? बहुत ही शानदार टॉपिक है। सारी की सारी केमिस्ट्री, पूरी की पूरी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री इसी टॉपिक पर डिपेंड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सांद्रता का मापन हम दो तरह से कर सकते हैं। भार आयतन मात्रक, वेट वॉल्यूम यूनिट्स, भार मात्रक, वेट यूनिट्स। मैंने दो शब्द लिखे हैं, भार, आयतन। ये पहला शब्द विलय के लिए, दूसरा शब्द ये आयतन विलायक या विलयन के लिए। इसका मतलब है इस प्रकार के मात्रक में, इस प्रकार की यूनिट्स में जो विलय होगा भार में होगा, मीन ग्राम में होगा, किलोग्राम में होगा, और जो विलायक या विलयन है वो आयतन में होंगे, मीन ml, मिलीलीटर में होंगे, लीटर में होंगे। भार आयतन मात्रक में 3 तरह की यूनिट्स हैं। मोलरता, कैपिटल M, नॉर्मलता, कैपिटल N, फॉर्मलता,
कैपिटल एफ। दूसरे प्रकार की यूनिट हमने बोली भार भार मात्रक। इसमें भी दो शब्द हैं, जैसा मैंने पहले बताया कि भार आयतन मात्रक, इसमें विलय भार में और विलायक या विलयन दोनों आयतन में। यहां भार भार है, इसमें विलय भार में मीन ग्राम में मोल में, विलायक या विलयन भी कितने होंगे भार में मीन ग्राम में किलोग्राम में होंगे। दोनों में अंतर है। पहले वाले में विलायक या विलयन आयतन रूप लिए हुए है, दूसरे वाले में विलायक या विलयन भार रूप लिए हुए है। इसके अंदर हम यूनिट्स पढ़ेंगे मोललता, स्मॉल एम, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन, तीसरा पढ़ेंगे अपन भार प्रतिशत, और इसमें लास्ट यूनिट है हमारे पास मोल भिन्न या मोल प्रभाज। मोल भिन्न या मोल प्रभाज, इसे मोल अंश भी कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एक्स से। ये हमारा इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो इस लेसन की भूमिका बांधेगा, केमिस्ट्री की भूमिका बांधता है। पूरा प्रैक्टिकल पार्ट केमिस्ट्री +2 का इसी के ऊपर डिपेंड है। यूनिट में पहली यूनिट अपन कर रहे हैं मोलरता, कैपिटल एम। मोलरता की डेफिनेशन क्या है, पहले इसकी बात करते हैं अपन। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कैपिटल एम कहलाती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, जैसे मैंने आपको बताया पहले कि अपन कौन सी यूनिट कर रहे हैं। अपन यूनिट कर रहे हैं भार आयतन मात्रक। इसमें विलय भार में होगा और विलायक या विलयन आयतन में होंगे। तो मैंने यहां विलयन आयतन में लिया है, 1 लीटर विलयन। विलयन कितने है आयतन में। विलय के मोल, मोल एक भार यूनिट है, ग्राम यूनिट है, भार को दर्शाती है। तो फॉर्मूला बनाते हैं मोलरता का, कैपिटल एम इज इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, आयतन लीटर में। ये हमारे पास मोलरता का फॉर्मूला है। हम इसे न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं कि विलय के मोल हो और विलयन का आयतन बताया जाए, तो उस विलयन की हम मोलरता काउंट कर लेंगे। कह रहे यदि विलय ग्राम में हो तो फॉर्मूले में हमें चाहिए विलय के मोल, लेकिन वो कंडीशन डाल रहा है
यदि विलय किसमें हो, ग्राम में हो, ग्राम में हो तो पहले हम विलय के मोल ज्ञात कर लेंगे। विलय के मोल इज इक्वल टू विलय की ग्राम में मात्रा बटा अनुभार। जो विलय की ग्राम में मात्रा दी जाए उसमें विलय के अनुभार का भाग दे दें तो हमारे पास विलय के मोल काउंट हो जाए। इसका मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूं तुम्हें अभी। NaOH के मोल कैसे काउंट करें। मानो NaOH की ग्राम में मात्रा 4 ग्राम है। NaOH की ग्राम में मात्रा 4 ग्राम दी गई है तो मोल कैसे काउंट करते हैं। मोल काउंट करने का फॉर्मूला है हमारे पास विलय की ग्राम में मात्रा बटा अनुभार। तो कैसे ग्राम काउंट करें NaOH के मोल। मोल इज इक्वल टू ग्राम में मात्रा। NaOH की ग्राम में मात्रा हमें बता दी 4 ग्राम, तो यहां रखा अपन ने 4 ग्राम। 4 ग्राम किसकी वैल्यू रखी है अपन ने, विलय की ग्राम में मात्रा। अनुभार, अनुभार अपन NaOH का काउंट कर लेते हैं। यहां NaOH का अनुभार, किसी अणु का अनुभार काउंट करना है, किसी यौगिक का अनुभार काउंट करना है, उसके लिए हमें उसमें दिए गए सारे परमाणुओं का भार जोड़ देना है तो हमारे पास उस अणु का अनुभार आ जाएगा। Na का परमाणु भार 23, O का परमाणु भार 16, H का परमाणु भार 1। 23 प्लस 16 प्लस 1, NaOH का अनुभार कितना आ गया हमारे पास 40। और यहां अपन मोल निकाल रहे हैं तो अनुभार की जगह NaOH का अनुभार कितना रख देंगे अपन 40। कितना आ गया हमारे पास 1/10 मीन 0.1 मोल। NaOH के मोल काउंट करें अपन ने, कैसे काउंट। तो हमारा टॉपिक जो चल रहा था मोलरता, वहां अपन पहुंचे यदि विलय ग्राम में हो तो मोल कैसे काउंट करते हैं। एक एग्जांपल से अपन ने समझा कि मोल कैसे काउंट करते हैं। फिर वो बात करता है यदि विलयन का आयतन ml में हो। हमारे फॉर्मूले में सबसे पहले हमारी डेफिनेशन में हमने क्या क्रिएट करा है, विलयन का आयतन लीटर में, लेकिन आगे कंडीशन दे रहा है यदि विलयन का आयतन जिसमें हो हमारे पास ml में हो तो इस ml को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हमारे पास लास्ट फॉर्मूला जाके क्या बनेगा देखते हैं इधर। मोलरता कैपिटल M, इन दोनों कंडीशन को एक साथ लगा करके हम एक मोलरता का नया फॉर्मूला बना रहे हैं। यहां पहले फॉर्मूले में विलय के मोल थे, सेकंड फॉर्मूले में उसने कंडीशन दी, थर्ड में कंडीशंस दी। इन दोनों कंडीशंस को अपन फॉलो करके मोलरता का नया फॉर्मूला बनाएंगे। कैपिटल M इक्वल टू विलय की ग्राम में मात्रा भाग में अनुभार इंटू विलयन का आयतन ml में। अब विलयन ml में है और हमें कितने चाहिए, लीटर में चाहिए। तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए इसमें 1000 का भाग दिया जो कहां चला गया। तो हमारे पास मोलरता का फॉर्मूला बन गया ये, एक और एक फॉर्मूला बनाइए। इन दोनों फॉर्मूले से अपन पेपर में न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल लेते हैं अपन,
फिर आगे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल में 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 1 लीटर विलयन बनाया गया है। सवाल गौर करना है। 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 1 लीटर विलयन बनाया गया है। उस विलयन की सांद्रता मोलरता में ज्ञात कीजिए। सांद्रता कितने ज्ञात करनी है हमें? मोलरता में ज्ञात कीजिए। तो पहले देखना है हमारे को दिया क्या गया है। 4 ग्राम NaOH को जल में घोला गया है। विलय हमारे पास NaOH, 1 लीटर विलयन बनाया गया है। विलयन का आयतन कितना दे रखा है? 1 लीटर। लेकिन विलय के मोल नहीं दिए, तो मोल नहीं दिए हो तो मोल ज्ञात करने का मैंने बताया पहले। विलय के मोल इज इक्वल टू विलय की ग्राम में मात्रा बटा में अनुभार। और हमने पहले एक एग्जांपल में विलय के मोल भी काउंट करे हैं। 4 ग्राम NaOH के मोल अपन ने पहले काउंट कर रखे हैं। NaOH के मोल फॉर्मूला क्या? ग्राम में मात्रा बटा में अनुभार। NaOH की ग्राम में मात्रा कितनी दी गई है सवाल में? 4 ग्राम। अनुभार अभी अपन पहले काउंट करके आए हैं। कितना काउंट करा है? 40। मोल कितने आए हमारे पास? 0.1। मोलरता काउंट कर रहे हैं तो मोलरता का फॉर्मूला लगा लो। मोल हमारे पास आ गए। विलयन का आयतन लीटर में दे रखा है। विलय के कितने मोल हैं? 0.1। आयतन लीटर में कितना है? 1 लीटर। तो मोलरता कितनी आ गई इस विलयन की? 0.1 m। कैपिटल M यूनिट लगाना हमारे को जरूरी है। यूनिट के बिना ये सांद्रता की कोई भी इकाई हो सकती है। मोलरता भी हो सकती है, नॉर्मलता भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यूनिट के बिना हमारे को नंबर नहीं मिलेंगे। यूनिट नहीं लगाएंगे तो जितने मार्क्स का सवाल है 1/4 मार्क्स हमारा कट जाएगा। इसी कड़ी में अपन सांद्रता की दूसरी इकाई कर रहे हैं नॉर्मलता, कैपिटल N। जैसा कि अपन ने मोलरता में सबसे पहले डेफिनेशन करी, फिर फॉर्मूले बनाए और फिर फॉलो करा सारे। उसी प्रकार हम नॉर्मलता को भी पहले डिफाइन करेंगे, फिर फॉर्मूला बनाएंगे, फिर कंडीशंस डालेंगे। पहले नॉर्मलता की डेफिनेशन, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक भारों की संख्या उस विलयन की 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक भारों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कैपिटल N कहलाती है। नॉर्मलता कैपिटल N कहलाती है। फॉर्मूला बनाते हैं अपन। कैपिटल N इज इक्वल टू विलय के ग्राम तुल्यांक भारों की संख्या बटा में
विलयन का आयतन लीटर। विलय के ग्राम तुल्यांक भारों की संख्या बटा में विलयन का आयतन लीटर में। अब डालेंगे अपन इसमें कंडीशन। पहली कंडीशन, यदि विलय ग्राम में हो तो, जैसे मोलकता में डाला था, यदि विलय ग्राम में हो तो अपन ने मोल काउंट करे। अब हम डाल रहे हैं नॉर्मलता में, यदि विलय ग्राम में हो तो हमें काउंट करने हैं ग्राम तुल्यांक भारों की संख्या। कैसे काउंट करते हैं? विलय के ग्राम तुल्यांक भारों की संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांक भारों की संख्या इज इक्वल टू विलय की ग्राम में मात्रा बटा में तुल्यांकी भार। किसका तुल्यांकी भार? विलय। जब मोल काउंट करे थे तो हमने विलय का अनुभार लिखा था। अनुभार में अणु के अंदर उपस्थित परमाणुओं के भार को जोड़ दिया, अनुभार काउंट हो गया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। विलय का तुल्यांकी भार कैसे काउंट करते हैं ये देखते हैं। तुल्यांकी भार इज इक्वल टू अनुभार बटा में संयोजकता। किसी भी विलय पदार्थ या किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार अगर हमने काउंट करना है तो कैसे काउंट करें? अनुभार बटा में संयोजकता। संयोजकता का यहां मतलब है त्यागे गए, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आदान प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तुल्यांकी भार मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल NaOH का तुल्यांकी भार काउंट कर रहे हैं। NaOH का तुल्यांकी भार कैसे काउंट करें? NaOH का अनुभार, NaOH का अनुभार लास्ट टॉपिक में अपन ने देखा 40 काउंट किया गया, तो ये 40 अनुभार NaOH का। संयोजकता, संयोजकता कैसे काउंट करें? देखिए जरा NaOH पर Na पर +1 आवेश और ये जो OH है इस पर -1 आवेश। इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। NaOH में कितने इलेक्ट्रॉनों का हेरफेर हुआ? एक इलेक्ट्रॉन का। और संयोजकता के बारे में मैंने बताया था, यहां संयोजकता का क्या मतलब है? त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहां संयोजकता कितनी होगी हमारे पास? 1। और तो NaOH का तुल्यांकी भार कितना आ गया हमारे पास? 40। एक तुल्यांकी भार अपन और काउंट करते हैं, Na2CO3 का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार काउंट करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? अनुभार बटा संयोजकता। तो हमारे पास Na2CO3 का अनुभार होना चाहिए। अनुभार पहले अपन काउंट कर लेते हैं। एक Na का 23 परमाणु भार, 2 Na का कितना हो गया? मल्टीप्लाई 2 प्लस C का कितना? 12, O का कितना? 16 प्लस 16, O कितने हैं? 3 मल्टीप्लाई 3। काउंट किया 23 दूना 46 प्लस 12 16 किया 48। 12 और 48 60 और 46 106। तो हमारे पास Na2CO3 का अनुभार कितना आ गया? 106। अब हमारे को रखना है संयोजकता।
संयोजकता, एक Na पर कितना आवेश +1, तो 2 पर कितना हो गया +2, CO3 पर कितना चार्ज -2, तो एक जाने ने 2 त्यागे, दूसरे ने 2 ग्रहण किए, तो त्यागे और ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 2, तो संयोजकता कितनी हो गई हमारे पास 2, 106/2, तो तुल्यांकी भार कितना आ गया Na2CO3 का 53। अब हमारा फॉर्मूला था नॉर्मलता का कि विलय के ग्राम तुल्यांक भारों की संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांक भारों की संख्या बटा में विलयन का आयतन लीटर। जब हमने कंडीशन डाली कि विलय ग्राम में है तो तुल्यांक भारों की संख्या कैसे काउंट करते हैं, इस फॉर्मूले से, तो ये फॉर्मूला उठाकर इसमें लगा देंगे, नॉर्मलता का नया फॉर्मूला आ जाएगा। नॉर्मलता कैपिटल N इक्वल टू विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलय का तुल्यांकी भार इंटू आयतन इंटू विलयन का आयतन, ये हमारे पास हो गई नॉर्मल।